में नींद नहीं आती। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, जिसको आना होगा उसको ऐड करते रहेंगे बाद में अपन। तो मतलब यहाँ पे सबको ही नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है थोड़ी, की समझ नहीं आता कैसे क्या लिखें। और मैं कल के जैसे बोलूँगी कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो कर लो। थैंक यू यशस्वी मैम, यू वुड टीच अस द होल बुक। हाँ, और मैंने अब ये भी सोचा है, सुबह ही मैंने सोचा था कि जो भी फर्स्ट से लेके 15th चैप्टर तक रहेगा ग्रुप में और सारे चैप्टर्स पढ़ेगा, सारी क्लासेस लेगा, तो मैं उसको सर्टिफिकेट भी दूंगी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। मैंने सोचा यार ठीक है, अब तुम बेचारे बच्चे मतलब पढ़ोगे अच्छे से, रहोगे इतने टाइम तक, तो फिर मैं भी कुछ देती हूँ। तो ठीक है, सर्टिफिकेट भी मैं दूंगी, बाकी वो बात की बात है। अभी भी लोग आ रहे हैं। लावण्या, रिकॉर्ड हो रही है क्लास? देखो, मैं पहले ना मेरे नोट्स दिखा देती हूँ, कोई स्क्रीनशॉट मत लेना, खबरदार जिसने स्क्रीनशॉट लिया तो, क्योंकि वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और वो पेड नोट्स हैं, मैं उनको सेल करती हूँ, तो प्लीज़ ऐसे स्क्रीनशॉट मत लेना। टुडे दे वर टीचिंग बायोलॉजी पर्सपेक्टिव इन कॉलेज, इट वाज सो कंफ्यूजिंग। कोई बात नहीं, अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बायो भी, और मैंने उसके नोट्स में बना रही हूँ अभी पीपीटी वगैरह, पढ़ेंगे समझेंगे वो भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग बताओ पहले किसके नोट्स देखना चाहते हो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, या अप्लाइड साइकोलॉजी, या क्लिनिकल साइकोलॉजी? मैम क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी स्टैटिक्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। क्लिनिकल, या क्लिनिकल कोई ज़्यादा आ रहा है, चलो ठीक है। स्टैट्स नहीं, मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, क्लिनिकल, अप्लाइड साइकोलॉजी और दूसरा क्या दिया था, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। चलो क्लिनिकल देखते हैं, दिखाऊंगी मैं सारे एक बार, देखते पहले क्लिनिकल है, दिख रहा है? बोल के बताओ। हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, ये मेरे नोट्स है जो मैंने बनाए थे मास्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर में। चलो ठीक है, ऑटिज्म बता देती हूँ पहले। ऑटिज्म अपन को पता ही है कि डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो अगर उसके नोट्स में बताऊं तुम्हें, जैसे कि ऑटिज्म के तुम नोट्स ढूंढने जाओगे तो तुम्हें एक तो डीएसएम में मिलेगा, ठीक है, एक कापलान की बुक आती है उसमें मिलेंगे, पर उसमें भी इतना डिटेल में नहीं मिलेंगे यार, अभी भी लोग आ रहे हैं, पहले ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। तो एक तो कापलान की बुक में मिलेंगे, और एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी बाय बुचर, नाम सुना होगा ना, एक उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा, उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या करी थी, मैंने डीएसएम प्रेफर करी थी, मेरे पास डीएसएम बुक है भी, इतनी मोटी वो बुक पर्पल कलर की, मेरे पास बुक है भी, तो मैंने उसी से नोट्स बनाए थे ऑटिज्म के, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो तुम ऑटिज्म के नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, जब तुम डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑटिज्म का नाम पूरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये 299.00 F84.0 पता है किसी को क्या होता है? कुछ भी आइडिया है? क्राइटेरिया रेंज। हाँ, डीएसएम कोड। वो डीएसएम कहाँ पे मेंशन है, आई हाँ, थिंक इसका कोड है। तो अगर तुम लोगों को ना ये याद रहे, लिख तो लेना, नोट्स में लिखना जरूर, पर अगर तुम्हें ये याद रहे तो एग्जाम में भी लिख के आओ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा है, पहले बोल रही हूँ प्लीज कोई स्क्रीनशॉट मत लेना इसका, ठीक है। जैसे मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है, इसको मैंने रेड से लिखा है, रेड से मत लिखना, मार्क्स कट सकते हैं। तुम अपना आंसर स्टार्ट करोगे, मैंने कल भी बोला था कि 2 बार अंडरलाइन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो एग्जाम में जब लिखो तो
तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिखो ब्लू पेन से, ठीक है। नोट कर लो चीजें ये, मतलब कि इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। तो एक बार मैं 2 मिनट दे रही हूँ, अगर कोई नहीं लेके आया है तो प्लीज लेके आ जाओ, 2 मिनट वेट कर लेंगे। इतने देर सब अपने नाम बता दो यार, क्या नाम है किसी का, क्योंकि काफी नाम अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। गौरी कुलश्रेष्ठ कल नहीं थी ना क्लास में, और यशस्वी शर्मा भी नहीं थी। यस मैम, एक्चुअली मुझे कल इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ कि हाँ तुम नहीं थे ना कल। सेम आज मैम कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? कल कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, कल की रिकॉर्डिंग नहीं थी। कल हमने बस बात करी थी, मैंने तुम मतलब सबको ऐसा बताया था कि बुक क्यों काम आती है और उसकी क्या क्या चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, कल ओरिएंटेशन क्लास थी। मंडे से होगी मेन रेगुलर, तो ठीक है। सब लोग नोटबुक ले आए होंगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कौन है अब, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिखोगे ब्लू पेन से, उसको अंडरलाइन करोगे 2 बार ब्लैक पेन से, ठीक है। और अगर तुम्हें ये कोड याद नहीं रहे ना तो प्लीज मत लिखना, क्योंकि गलत लिखा हुआ उसके मार्क्स कट जाएंगे। याद रहे तो ही लिखो, नहीं याद रहे तो मत लिखो, ठीक है। ये भी ब्लैक पेन से लिखना एग्जाम में। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ अंजलि बोलो। मैम ये आपने डबल लाइन का क्या वो बताया कि क्यों करना चाहिए डबल अंडरलाइन? जब तुम आंसर स्टार्ट करते हो तो आंसर की मेन हेडिंग लिखते हो। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। तो तुम सीधा ये तो नहीं लिखोगे ना कि इट इज न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, तुम वो भी लिखोगे, हेडिंग लिखोगे। तो सबसे पहले हेडिंग ब्लू पेन से लिखना, एग्जाम में बोल रही हूँ, नोट्स में नहीं बोल रही, एग्जाम में, ठीक है। और फिर उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम ऑपोजिट भी कर सकते हो। या तो तुम जैसे कि इसमें ब्लैक पेन से लिखा है तो ब्लैक पेन से लिखो, फिर उसको ब्लू पेन से 2 बार अंडरलाइन करो। मतलब समझ आ रही है यार, टीचर की नजर में आएगा वो, अंडरलाइन करी हुई चीजें नजर में आएगी, ठीक है। अब फिर तुम इसके बारे में वो लिखो, डेफिनेशन लिखो कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। आई डू विद पेंसिल, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर पेंसिल से करना चाहता है तो वो पेंसिल से कर सकता है, पेन से करना चाहता है तो पेन से कर सकता है। देखो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के थोड़े से गाइडलाइंस तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे मेरे में क्या होता है कि ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल अलाउड है, पर जो रेड पेन, ग्रीन पेन, ये सब इतना नहीं मानते। मार्क्स कट सकते हैं, पर फिर भी मैं तो करके आई हूँ। पता नहीं मैं खतरों के खिलाड़ी क्यों बन के आई हूँ, पर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने तो करा है, तुम लोग देख लेना, तुम्हारे प्रोफेसर से पूछना कि हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये तो देखो नोट्स है मेरे, तो तुम नोट्स ऐसे बना सकते हो। पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैसा डिसऑर्डर होता है, कि मतलब वो किस कैटेगरी में आता है। न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है वो, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डेफिशिएंट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। अब ये जो है ना, ये तुम्हें डीएसएम में जैसी लिखी है वैसी ही लिखनी है। तुम अपनी कोई डेफिनेशन बना के लिख नहीं सकते। बात समझ आ रही है? कि तुम अपना कुछ ऐड कर दोगे, फिर वो नॉर्मल वर्ड्स होंगे, उनका कोई ऐसा साइंटिफिक मीनिंग नहीं रहेगा। इसीलिए जो डेफिनेशन डिसऑर्डर की है वो वैसे ही लिखो। अब तुम इसमें थोड़ा सा लिखोगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें अपन ये नहीं लिख सकते कि ऑटिज्म सबसे पहले किसने एक्सप्लोर करा था, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर तुम्हें पता हो, कहीं से मिल जाए तो वो लिख देना, ठीक है। पर इसका जैसे मैंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना, इसका 2 है शायद, हाँ। सबसे पहला है परसिस्टेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। अगर तुम डीएसएम उठा के देखोगे तो ये क्राइटेरियन ए है उसमें, ठीक है। अभी मेरे पास डीएसएम की पीडीएफ होती तो मैं तुम्हें वो भी भेज देती, मतलब दिखा देती, पर कोई बात नहीं, फिर कभी तुम डीएसएम उठा के देखोगे तो उसमें ये क्राइटेरिया ए ये लिखा हुआ है। मैंने इसको बस थोड़ा सा सिंपल तरीके में लिखा है, क्योंकि ये तो उसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैंने 4 पार्ट में और डिवाइड कर दिया कि यार कहाँ कहाँ कौन से डायमेंशन में बच्चे को दिक्कत आ सकती है। अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी को ऑटिज्म है। कोई कुछ बोल रहा है क्या?
एक मिनट। हाँ सॉरी, आसनद खान, वीवर सेट के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी सेम लिखना है, इट कैन नॉट बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। यार ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऐसे डीएसएम में देखोगे तो तुम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि हमने जब पूछा था कि मैम हमें भी ऐसा लिख, मतलब हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोफेसर थी वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा था कि मैम ये हमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद नहीं हो रहे, हम क्या करें, इनको एग्जैक्ट वर्ड्स में कैसे लिखें। डेफिनेशन याद हो जाती है पर ये जो सारे क्राइटेरिया ना वो याद नहीं होते। तो मैम बोले कि ज़रूरी नहीं है, तुम अपने वर्ड्स में लिखो। इवन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो खुद डीएसएम और आईसीडी अपने पास रख के डायग्नोस करते हैं, यूज करते हैं, उनको खुद को डेफिनेशंस याद नहीं होती, क्राइटेरिया याद नहीं होते, तो तुम एग्जाम में कैसे लिख सकते हो? ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अब वो तुम्हारे प्रोफेसर ने बोला तो तुम थोड़ा सा उसके हिसाब से चलना, पर जितना मैं बता रही हूँ, मतलब जितना मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से तुम्हें नोट्स बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। मुझे जितना इजी लगता है कि हाँ मैं जितना सिंपल हो सके मैं उतने अच्छे तरीके से मैं इसको लिख पाऊँ, समझ पाऊँ। तो फर्स्ट क्राइटेरिया को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डीएसएम में से ही देख के ही, ठीक है। कि वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा लेट बोलते हैं, और बोलते हैं तो उनकी स्पीच बहुत कम होती है, ऑफन वन साइडेड होती है, ठीक है। वो या तो चीज़ों को बस लेबल करेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का डायमेंशन हो गया। फिर आता है सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, कि मतलब कि वो इनिशिएट नहीं करते इंटरेक्शन, बात नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि उनसे आई कांटेक्ट करना, ऑटिज्म जिनको बच्चों को होता है उनसे आई कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं, कभी कुछ और होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट आता है रिलेशनशिप चैलेंजेस, वो दूसरों की वैल्यूज नहीं समझ पाते, दूसरों के बिहेवियर नहीं समझ पाते, फ्रेंडशिप्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि ये क्राइटेरिया 1 में आता है, क्राइटेरिया ए में आता है। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन करके लिखा है ताकि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ रनिंग लाइन में लिखूं। अब अगर तुम डीएसएम देखोगे तो उसमें क्या होता है कि एक ही लाइन में थोड़ा सब कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, वैसे ऐसे 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 ऐसे। मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने टुकड़ों में बांट दिया है इसको ताकि मेरे को भी समझ आए और जो मेरे एग्जामिनर चेक कर रहा है ना मेरी कॉपी, उसको भी समझ आए कि हाँ बच्चे को आता है, इसने पढ़ा है और इसने लिखा है अच्छे से। तो मेरा तो ये मानना है हमेशा से, और ऐसा नहीं है कि मेरे मार्क्स भी खराब आए, मेरे हमेशा से साइकोपैथोलॉजी क्लिनिकल में अच्छे आए हैं, ठीक है। फिर इसका सेकंड क्राइटेरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज, जैसे इसका सेकंड क्राइटेरियन है। इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्यों करा है? डीएसएम से देख के, ठीक है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर, एडहेरेंस टू रूटीन्स, फिक्सेटेड इंटरेस्ट और सेंसरी सेंसिटिविटीज, ठीक है। अब जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने पढ़ते टाइम हाईलाइट करा है। मैं नोट्स बना लिए, मैंने इनको ये सारे नोट्स बना लिए थे, फिर मैंने जब पढ़ा तब मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो हाईलाइट करा है। ठीक है। फिर मैंने इसका डेवलपमेंटल फीचर्स देखा कि अर्ली चाइल्डहुड में सिम्टम्स जो होते हैं वो दिख जाते हैं। सिवियरिटी लेवल जो होता है वो वेरी करता है अक्रॉस इंडिविजुअल्स। फिर मैंने इसके सिवियरिटी लेवल्स के बारे में बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये मैंने बुक से ही पढ़े थे तो मैंने इसको लिखा नहीं है, यहाँ पे पेज नंबर मैंने लिख रखा है 52, ठीक है। तो ये 52 में डीएसए में तुम्हें मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। अब अगर तुम्हें इसके स्पेसिफायर्स, चलो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कॉजल फैक्टर्स, तुम्हें इतना समझ आया क्या कि अपन इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि अपने नोट्स भी सिस्टमेटिकली और स्ट्रक्चर्ड एकदम नीटली ऑर्गेनाइज्ड बने। ऐसे नहीं कि बस तुम लाइन में लिखते जा रहे हो। समझ आया क्या? हाथ रेस मत करो, तुम सीधा बोल दो। बोलो। मैम मैं ये कह रही थी आप एक बार इजरायली की पीडीएफ पे भेज दोगे, मेरे पास बुक नहीं है इजरायली की। हाँ मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम। अभी तो नोट्स के बारे में बताओ, तुम्हें जितना बताया उतना समझ आया क्या? हाँ जी मैम। 1 मिनट रुकना।
हाँ, सीयूईटी के लिए हेल्पफुल है। नहीं, मैंने सीयूईटी नहीं दिया था। देखो बात ऐसी है कि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे पता ही नहीं था सीयूईटी होता भी है क्या। खुद से ही सब कुछ देखा है, बाद में चीजें पता लगी है, कोई था ही नहीं। ठीक है, अब कॉजल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बना सकते हो पहले कि जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फिर जेनेटिक फैक्टर्स में भी तुम की जेनेटिक फाइंडिंग्स लिख सकते हो कि इसके अंदर भी क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, डी नोवो म्यूटेशंस, और इसमें भी तुम एग्जांपल्स लिख सकते हो कि वो कंडीशंस जो ऑटिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, रेड सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, फिर आता है अपना न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें भी तुम लिख सकते हो इसके बारे में। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ब्रेन की जो स्टडीज होती है वो डिफरेंसेस दिखाती है, मैं बाद में देखूंगी अगर किसी का मैसेज है तो। एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और कॉर्पस कैलोसम। फिर अपना एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। ठीक है, तो अपन ऐसे लिखते हैं। वैसे ये एडीएचडी का आ गया, एडीएचडी की डेफिनेशन लिखी मैंने। एडीएचडी का कोड नहीं है शायद, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, कोड है ही नहीं डीएसएम में उसका। मैंने एडीएचडी की डेफिनेशन लिखी। अब इसका भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है ना, इसके भी शायद 2 हैं, नहीं 3 है, 3 है। पर जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है, persistent pattern of inattention and और hyperactivity impulsivity, इसको ही मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। क्यों, तुम खुद ध्यान दो ना। persistent pattern of inattention, बात समझ आ रही है? एक तो सबसे पहला क्या हो गया अपना inattention, दूसरा क्या हुआ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। तो सबके सिम्टम्स अलग हैं, इन दोनों के सिम्टम्स दोनों के अलग अलग हैं, इतना समझ आया? किसी के सिम्टम किसी और में मिक्स नहीं करने हैं। तो ऐसे तुम एडीएचडी के बारे में लिख सकते हो। रनिंग लाइन में हमेशा याद रखना, पॉइंट्स में लिखना है तुम्हें, आंसर बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, पर पैराग्राफ में नहीं लिखना। जैसे मान लो कि सिम्टम्स तुमने लिख दिए, फेल्स टू पे अटेंशन टू डिटेल्स, फिर कॉमा लिख दिया, डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क, फिर कॉमा, फिर सीम्स नॉट टू लिसन। ऐसे नहीं करना, ABCD प्रॉपर ऐसे लिखना है तुम्हें। तो ये तो अपने हो गए क्लिनिकल के नोट्स। थोड़े से, थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा आइडिया लगा, बेसिक सा। यस। ठीक है, अब अपन देखते हैं थोड़ा सा फॉरेंसिक साइकोलॉजी, मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली। अब जैसे कि कल काफी लोग थे जिनको फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं उसके भी नोट्स दिखा देती हूँ। जैसे देखो, अब मैंने यहाँ पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी के नोट स्टार्ट करें, तो मैंने सबसे पहले फॉरेंसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है कि एपीए के अकॉर्डिंग फॉरेंसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। और सिर्फ एपीए की काफी नहीं होती, मैंने बोला था कल भी कि हमेशा 1 या 2 डेफिनेशन लिख के आना। तो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट थे हॉविट, इनका नाम शायद यही है, तो उनकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जो भी तुम जैसे कि पेपर स्टार्ट कर रहे हो, मान लो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, तो हमेशा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की 2 डेफिनेशन लिखो, जो साइकोलॉजिस्ट ने दी है या फिर एपीए या फिर WHO ने दी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम था उसका, WHO की फुल फॉर्म में भूल गई। ठीक है, फिर अब मैं इसका तुम्हें वो दिखाऊंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, मैंने इधर लिखा नहीं है क्योंकि मैंने फॉरेंसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन ऑलरेडी इधर लिख दी है, पर मैं एग्जाम की तरह बता रही हूँ तुम्हें। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया 15 मार्क्स में या 20 मार्क्स में, ठीक है, कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तुम सीधा इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम पहले फॉरेंसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताओगे, जो कि मैं तुमने ऊपर देख ली है। ठीक है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या होता है पहले डेफिनेशन बताओ, एक पन्ना तो तुम्हारा उसी में भर जाएगा। फिर सेकंड पेज पे आओ, व्हाई फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब मैंने इधर 6 इंपॉर्टेंस लिखी है, तुम 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, जितनी तुम्हें याद रहे तुम उतनी लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक
एक से एक-एक करके तुम्हें उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने इधर ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी लिखे हैं, जैसे जो सेकंड इम्पोर्टेंस है, प्रिवेंटिंग क्राइम एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल माइंड्स। A forensic psychologist studies the motives of serial offenders and helps law enforcement build criminal profiles to catch them faster। मैंने ये कल भी बताया था कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि वो हेल्प करता है कि वो क्रिमिनल्स का उनका मतलब कि क्या प्लान है वो समझने में, प्रेडिक्ट करता है कि उनका नेक्स्ट क्या बिहेवियर क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कि वो कहाँ पे हमला कर सकते हैं, ठीक है? और फिर वो पुलिस की और लॉ की हेल्प करता है ताकि वो उनको अच्छे से जल्दी से पकड़ सके, एकदम एक्यूरेटली और चतुराई से पकड़ सके, ठीक? तो ये एक एग्जाम्पल होता है। तुम इसमें एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हो कि रवि इज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और मीरा एक पुलिस है, तो उन दोनों ने मिलके ये प्लान करा, फिर रवि ने उसको उसका बिहेवियर पैटर्न समझा, फिर उसकी मदद से उसने क्रिमिनल को अच्छे से कैच कर पाया, मतलब कि जल्दी कैच कर पाया। मतलब तुम ऐसे नाम दे सकते हो, ठीक है? तो ये एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं लिखना, जैसे कि मैंने इसमें भी लिखा है सपोर्टिंग क्राइम विक्टिम्स, जो विक्टिम्स जो होते हैं जिन्होंने चीज़ें देखी होती है अपनी आंखों के सामने। A forensic psychologist helps a victim of domestic violence regain confidence to testify against their abuser in court। बात समझ आई कि एक जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो हेल्प कर रहा है विक्टिम की, उसको काउंसलिंग दे रहा है, ठीक है? उसको सपोर्ट दे रहा है कि तुम आओ गवाही दो कोर्ट में, ठीक है? तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो सपोर्ट करते हैं विक्टिम्स को जिनके साथ गलत चीज़ें हुई है, ठीक है? ऐसे तुम इम्पोर्टेंस लिख सकते हो। फिर लास्ट में हमेशा कंक्लूजन लिखना, ध्यान रखना कंक्लूजन तुम्हें लिखना है हर चीज़ में, चाहे तुम्हारे पास एक दो जगह एक दो लाइन बचे, लास्ट में हमेशा कंक्लूजन लिखो, एक लाइन का लिखो पर लिखो। अब जैसे कि ये है वर्क ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? क्या काम करते हैं, सीधा ये मत लिख दो कि की एरियाज क्या होते हैं। सबसे पहले लिखो कि अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अप्लाइज, यार लोग अब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? A forensic psychologist applies psychology to the legal and criminal justice system, ठीक है? They work with courts, prison and victims to understand human behavior related to crime, legal disputes and justice। और ये चीज़ भी लिखो कि जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो कैच नहीं करते क्रिमिनल्स को, जैसे कि टीवी शोज में दिखाते हैं कि हाँ वो इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं अपना कार्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। बट दे एनालाइज बिहेवियर, असेस करते हैं मेंटल हेल्थ को, ठीक है? और एक्सपर्ट इंसाइट्स मतलब कि अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पुलिस की हेल्प कर पाए, ठीक है? फिर तुम लिखो कि कहाँ कहाँ जो होते हैं मतलब कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का क्या क्या काम होता है, ठीक है? की एरियाज, फिर तुम ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है? ऐसे तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। वो मुझे थोड़ा सा मेसी लगता है जो मैंने ADHD और ऑटिज्म में बनाया था, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है बॉक्स के तरीके से, ठीक है? फिर जैसे कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग हो गया, सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, तुम इसका इजी मीनिंग उसके आगे लिख दो ना, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर। जैसे कि रिस्क असेसमेंट हो गया, इसका भी इजी वर्ड लिख दो आगे, इजी मीनिंग लिख दो, प्रेडिक्टिंग डेंजरसनेस, ठीक है? फिर इसके बाद भी तुम सीधा कंक्लूजन लिखो। सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसमें भी सब में एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल 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 एग्जांपल। इतना समझ आया? कुछ तो बोलो, खाना नहीं खाया क्या? समझ में यस मैम, समझ आ गया। यस मैम। गुड। अब आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे, ठीक है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्किंग मेमोरी मॉडल तो पता होगा क्या होता है, किसने दिया है? ठीक है, तो उसका देखते हैं। वर्किंग मेमोरी मॉडल अपना वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेमोरी का मॉडल, ठीक है? तो मान लो तुम्हें उसके नोट्स बनाना है, तो सबसे पहले तो मैंने इधर क्यों लिखा है कि किसने दिया है, उनका नाम लिखा है, एलन बैडले और ग्राहम हिच। तुम ऐसे भी लिख सकते हो वर्किंग मेमोरी मॉडल बाय एलन बैडले एंड ग्राहम हिच, ठीक है? तो ज़्यादा समझ आएगा। फिर तुम इसका थोड़ा सा इंट्रो लिखोगे, मैंने इधर लिखा है वैसे कि द वर्किंग मेमोरी मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बैडले एंड हिच। ईयर भी लिखो, किस ईयर में दिया था, ठीक है? एज एन ऑल्टरनेटिव टू द मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी। मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी की जगह उन्होंने ये दिया था कि हाँ ये मॉडल ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है? अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखो
कि द वर्किंग मेमोरी मॉडल व्यूज मेमोरी एज अ डायनेमिक सिस्टम विद मल्टीपल कंपोनेंट्स दैट एक्टिवली प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक ये लाइन लिखनी तुम्हें जरूरी नहीं है, मर्जी है लिख सकते हो, इंट्रो इतना सा ही लिखो। ठीक है, अब उसके थोड़े से कंपोनेंट्स बताओ, क्योंकि कंपोनेंट्स हैं इसके 4। सबसे पहले होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फिर होता है फोनोलॉजिकल लूप, फिर विजुअल स्पेशियल स्केचपैड और फिर एपिसोडिक बफर। ठीक है, इसको भी तुम टेबल उसमें बॉक्स टाइप में लिख सकते हो बना के, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। ठीक है, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब अपन किसको एक्सप्लेन करेंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को। इसका मैंने एक निकनेम दे दिया, द बॉस। ये बॉस की तरह होता है, मेन हेड, सीईओ। तो इससे चीजें समझ आती है। अगर ये तुम एग्जाम में लिखना है तो तुम लिख सकते हो, नोट्स में तुम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि तुम ही पढ़ने हैं तुम्हारे नोट्स। ठीक है, तो तुम पढ़ोगे तो तुम मान लो तुम नोट्स बना के छोड़ दिए, अब तुम एग्जाम के टाइम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो इससे अच्छा तुम उसके आगे पहले से लिख के रखो ना, द बॉस, मतलब कि हाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसका फंक्शन लिखो, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। ठीक है, इतना बहुत है। एग्जाम्पल ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, पर मैंने पूरा एग्जाम्पल बाद में ऐड करा, चलो मैं दिखाऊंगी। ये होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। फिर होता है फोनोलॉजिकल लूप, इसका फंक्शन बताओ। और ये देखो, ये ध्यान रखना, किसी चीज के जैसे कि वर्किंग मेमोरी मॉडल है, उसका एक पार्ट है फोनोलॉजिकल लूप। हो सकता है फोनोलॉजिकल लूप के भी कोई 2-3 पार्ट हो, तो वो हमेशा गूगल पे या बुक्स में देखना, सर्च करना। ठीक है, जैसे कि मुझे पहले पता नहीं था फोनोलॉजिकल लूप के भी पार्ट्स होते हैं, तो मैंने बुक में देखा तो मुझे पता लगा कि हाँ होते हैं। सबसे पहले होता है फोनोलॉजिकल स्टोर, फिर आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, तो इसको भी तुम फ्लो चार्ट की तरह या बॉक्स की तरह लिख सकते हो। इसमें तुम ऐसे मत लिखना, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब कंपोनेंट्स, फिर आगे लिख दिया फर्स्ट इज फोनोलॉजिकल लूप स्टोर, फिर उसके आगे लिख दिया सेकंड इज आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस। नहीं, हमेशा फ्लो चार्ट बना के लिखो या टेबल बना के लिखो। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। फिर इस आता है थर्ड, विजुअल स्पेशियल स्केचपैड। इसमें भी सेम फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। और देखो एपिसोडिक बफर, अब ये क्या होता है कि ये पहले नहीं था वर्किंग मेमोरी मॉडल में, ये पहले नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ था। एलन बैडले ने ऐड करा था इसको 2000 में। ठीक है, 2000 में इसको ऐड करा था। तो ये इंफॉर्मेशन जरूर डालना, सिर्फ इस मेमोरी मॉडल की बात नहीं है, बाकी जितनी भी चीजें हैं ना साइकोलॉजी में, जितनी भी थ्योरी है, तुम्हें कहीं भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि ये चीज बाद में ऐड हुई है, तो वो चीज लिखना, ब्रैकेट में लिखना जरूर। ठीक है, फिर इसका भी फंक्शन लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। अब देखो, अभी मेन चीज आती है कि तुम्हें एग्जाम्पल देना हर जगह जरूरी होता है। ठीक है, अब तुम लिखो एग्जाम्पल सिनेरियो ऑफ द वर्किंग मेमोरी मॉडल इन एक्शन। पूरे मतलब जो अपने 4 अपन ने वो पढ़े थे, ठीक है, डायमेंशंस या जो भी तुम इसको बोल सकते हो, सब पार्ट्स, सब कंपोनेंट्स, उनका एग्जांपल है। इमेजिन यू आर बेकिंग अ केक व्हाइल वाचिंग अ कुकिंग वीडियो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, वो डायरेक्ट करता है अपनी अटेंशन को टू द रेसिपी इंस्ट्रक्शंस व्हाइल सप्रेसिंग इररिलेवेंट थॉट्स। तुम्हारा ध्यान सिर्फ रेसिपी पे है। कविताज किचन बता रही है कि केक कैसे बनाना है, ठीक है, तो तुम सिर्फ कविताज किचन की आवाज सुन रहे हो, बस मम्मी चिल्ला रही है, पीछे से वॉशिंग मशीन चल रही है, कुछ नहीं सुन रहे तुम। ठीक है, तुम्हारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, वो सब कुछ अपना ध्यान उसी पे डाल रहे हैं। फिर आता है फोनोलॉजिकल लूप, कीप्स रिपीटिंग द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कि हाँ मुझे मैदा डालना है, मुझे बेकिंग सोडा डालना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर मुझे वनीला एसेंस डालना है। ठीक है, थर्ड आता है विजुअल स्पेशियल स्केचपैड, विजुअलाइजेस द लेआउट ऑफ योर किचन एंड वेयर इंग्रेडिएंट्स आर स्टोर्ड। अब तुम देखोगे कि यार मैंने वनीला एसेंस कहाँ रखा था, इस अलमारी में रखा था, ये इसमें रखा था, फिर तुम मम्मी से जाके पूछते हो, मम्मी भी इरिटेट हो रही है, फिर तुम्हें फिर से याद करना पड़ेगा कि कहाँ रखा था, फिर तुम्हें याद आएगा तुमने फ्रिज में रखा था। ठीक है, वो होता है अपना उसका विजुअल स्पेशियल स्केचपैड का काम। लास्ट आता है एपिसोडिक बफर, कंबाइंस द वीडियो इंस्ट्रक्शंस, द रिमेम्बर्ड रेसिपी एंड योर प्रायर नॉलेज ऑफ बेकिंग। ठीक है, अब तुमने कर लिया, वो वीडियो देख ली, ठीक है, सारा सामान भी निकाल लिए तुम। अब तुम वीडियो को थोड़ा सा पॉज करोगे या बंद करोगे, फिर तुम देखोगे कि चलो ठीक है, अब मेरे को बस इसमें बैटर डालना है, फिर मेरे को इसको ओवन में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी हो गई। इसमें क्या काम आया, तुम्हारा वर्किंग मेमोरी मॉडल। ठीक है, इतना सा सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देना और कुछ नहीं करना। फिर तुम्हें पूरे मेमोरी की, ये मॉडल की तुम्हें स्ट्रेंथ लिखनी है और वीकनेस लिखनी है, मतलब कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, ये वर्किंग मेमोरी मॉडल अच्छा क्यों माना जाता है और इसकी क्या क्या थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। अब मेन चीज आती है डायग्राम। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको लास्ट में बनाना चाहो, तुम्हारी मर्जी है तुम इसको पहले बनाना चाहो। मैंने लास्ट में बनाया है। ठीक है,
हालांकि लास्ट में बनाना नहीं चाहिए, पहले ही बनाना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना पहले ही बनाओ, ठीक है। तो पूरा डायग्राम बनाओ, फिर सारे डायमेंशंस को एक्सप्लेन करो, फिर मैंने कंक्लूजन लिखा है, मैं कंक्लूजन हर जगह लिखती हूँ, तो तुम भी कंक्लूजन लिखो, एक ही लाइन का लिखो पर लिखो। समझ आया? यस, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, ठीक है, अब लास्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ कोई स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें, रुको मैं देखती हूँ मेरे नोट्स कैसे लगे तुम लोगों को। मैम बहुत अच्छे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सुंदर। है ना, पर कोई खरीदता नहीं है, समझ में आ रही है, बहुत नीट है, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। हाँ, वैलिडिटी के नोट्स बताती हूँ, ये होते हैं खतरनाक, ठीक है। वैलिडिटी पता है ना टेस्टिंग में क्या होती है, ठीक है। अब देखो, वैलिडिटी मैंने लिख दिया, मेरी राइटिंग ना कभी कभी बड़ी हो जाती है, कभी कभी छोटी हो जाती है, तो यहाँ मेरी छोटी राइटिंग है। वैलिडिटी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, मैंने इसके आगे टिक करा है। क्यों करा है? क्योंकि मेरे को आलस आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, मैं वैलिडिटी की सारी डेफिनेशंस लिख चुकी हूँ। वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्केल, मेजरमेंट, ठीक है, रिलायबिलिटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मैं इनकी सारी डेफिनेशन लिख चुकी हूँ। और देखो, ध्यान से देखो, मैंने इसमें भी 2 डेफिनेशन लिखी है, एनास्तासी और उर्बिना की वैलिडिटी की डेफिनेशन और एक कर्लिंगर की डेफिनेशन, ठीक है। तो मेरे को वो वापस नहीं लिखनी थी, इसलिए मैंने लिखी ही नहीं, पर तुम लिखना, ठीक है। वैलिडिटी की डेफिनेशन लिखना, 1 मिनट चले जाते हैं अपन फिर से वैलिडिटी पे। ठीक है, वैलिडिटी की डेफिनेशन लिख दो। फिर तुम्हारा मान लो क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो पहले वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा समझाओ कि वैलिडिटी अपन क्यों यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। रिलायबिलिटी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, आधे पेज में समझा दो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेन क्या होता है, टाइप्स होते हैं, वैलिडिटी के टाइप्स मेन होते हैं। मैंने इसमें पूरा ऐसा फ्लो चार्ट बनाया है बॉक्स में। सबसे पहला होता है कंटेंट वैलिडिटी, फिर आता है फेस वैलिडिटी, फिर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जिसमें कि 2 टाइप्स और आते हैं, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव। फिर आता है लास्ट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसमें आते हैं कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फिर कंटेंट वैलिडिटी की डेफिनेशन लिखो, इसकी भी तुम्हें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ वैलिडिटी की डेफिनेशन लिख रहे हो, नहीं, कंटेंट वैलिडिटी की डेफिनेशन लिखो। अब लिखो द लॉजिक बिहाइंड कंटेंट वैलिडिटी। देखो, ये तो मेरी बुक, मैंने ये कौन से बुक से देखा था मैंने, एनास्तासी या कापलान में से नोट्स बनाए थे ये, तो ये उस बुक में था। पर अगर तुम कोई और बुक रेफर कर रहे हो ना टेस्टिंग के लिए, तो जो उसमें लिख रखा है ना वो लिखो, मैं तुम्हें बस तरीका बता रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर कंटेंट वैलिडिटी इतनी यूजफुल कब होती है, कब इसको यूज करा जाता है, ठीक है। मैंने इसमें एग्जाम्पल ऊपर लिख रखा है, क्योंकि यहाँ मैं भूल गई थी लिखना, तो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है इसका। बहुत छोटा सा एक सिंपल एग्जाम्पल है कि इफ यू मेक अ फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी एंड इट इंक्लूड्स क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, तो फिर टेस्ट के पास एकदम हाई कंटेंट वैलिडिटी। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर अब इसमें तुम ये लिख सकते हो, पर ये तक जरूरी है नहीं, क्योंकि हमको बाकी वैलिडिटी की भी समझानी है, तो ये रहने दो। फिर आता है फेस वैलिडिटी, सेकंड टाइप, इसकी भी डेफिनेशन लिखो। इसका एग्जांपल देखो, इमेजिन अ टेस्ट फॉर डिप्रेशन इफ इट इंक्लूड आइटम्स लाइक आई ऑफन फील सैड, आई हैव ट्रबल स्लीपिंग, ठीक है। ये आइटम्स अप्रोप्रिएट लगते हैं, तो कोई सॉरी तो कोई इस टेस्ट को लेगा तो वो यही बोलेगा कि यस दिस मेक्स सेंस, हाँ मुझे ये होता है, मुझे सैड फील होता है, मुझे नींद नहीं आती, तो फेस वैलिडिटी है। पर अगर उसमें ऐसे वियर्ड आइटम्स हुए कि मेरे को रेड कार्स देखना बहुत पसंद है, तो बंदा सोचेगा कि ये कैसा टेस्ट है, डिप्रेशन से क्या लेना देना है, लो फेस वैलिडिटी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे, फेस वैलिडिटी एक साइंटिफिक फॉर्म ऑफ वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी अपन इसको यूज करते हैं। तो ये फेस वैलिडिटी का कंटेंट था इतना तुम्हारा। फिर आता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, इसकी भी डेफिनेशन तो तुम्हें हर की लिखनी पड़ेगी, इसमें भी एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? फिर तुम्हारी मर्जी है, इसमें तुम्हें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है कि अच्छा क्राइटेरियन क्या होता है, वो तुम लिख सकते हो। इसके जो टाइप्स होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है टाइप्स, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी की भी डेफिनेशन लिखोगे तुम ये, ठीक है।
फिर तुम लिखोगे कि कॉन्करेंट वैलिडिटी अपन कब यूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल टूल्स। फिर एग्जाम्पल लिखो ना, ऐसे टेबल में बना के लिखो कि हाँ ये टेस्ट है, इसका क्राइटेरिया नहीं है, इसका यूज तब करा जा सकता है। फिर आता है, देखो जैसे मैंने बताया, थर्ड होता है अपना क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के ही अंदर आते हैं दो, तो 3.1 मतलब कि इसका फर्स्ट टाइप और 3.2 इसका सेकेंड टाइप, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। इसकी भी डेफिनेशन, इसका भी तुम लिख सकते हो कि कब इसको अपन यूज करते हैं, इसका भी एग्जाम्पल बॉक्स फॉर्मेट में, ठीक है। फिर लास्ट आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब देखो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मैंने सीधी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की डेफिनेशन स्टार्ट नहीं करी है, मैंने पहले कंस्ट्रक्ट समझाया है कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समझाई है, फिर मैंने फीचर्स भी बताए हैं कि कंस्ट्रक्ट्स के फीचर क्या होते हैं, जो क्रॉनबैक और मिहिल ने दिए थे 1955 में। याद रहे तो लिख देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ये इतना मैंने याद करा नहीं था, मैंने लिख दिया बस। फिर इसके मैंने सब टाइप्स लिखे हैं, जैसे कि 4.1 में कन्वर्जेंट आती है, ठीक है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि इमेजिन यू हैव क्रिएटेड ए न्यू टेस्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तुम उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करते हो, तो तुम उसको कंपेयर करते हो एक उस टेस्ट से जो इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट हो, जो पहले से बना हुआ हो, किसी और ने बनाया है, ठीक है। अगर तुम्हारे और उस टेस्ट की कोरिलेशन अच्छी आई तो हाँ, तो